नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आलसियों की सराय। आलसियों की सराय, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी, संपादन संतोष गुप्ता। एक बार तीन गहरे मित्र लाल भुजक्कर, 30 मार खां और ठनठन गोपाल मार्ग में खाने पीने का सामान व कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ लिए बद्रीनाथ की यात्रा को निकले। तीनों गहरे मित्र चलते रहे। भूख लगती तो वे कहीं बैठकर खा पी लेते, प्यास लगती तो मार्ग में पड़ने वाले किसी सरोवर या नदी आदि से पानी पी लेते, और जब वे बहुत ज़्यादा थक जाते या रात हो जाती तो कहीं पड़कर विश्राम कर लेते। कई दिनों के सफ़र के पश्चात एक दिन, दोस्तों, हमारे पास खाने पीने की वस्तुएं अब न के बराबर रह गई हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि आज से हम कम से कम खाएं और कम से कम पिएं। भाई तीसमार खां, तुम ठीक कहते हो, आज से हम एक समय ही भोजन करेंगे। लेकिन 2 दिन के सफ़र के पश्चात उनके पास रहा सहा भोजन भी समाप्त हो गया। उस समय वे तीनों एक जंगल से गुजर रहे थे और संध्या ढल चुकी थी। आह, अब मुझसे और नहीं चला जाता, मुझसे भी नहीं। ठीक है भाइयों, चला तो अब मुझसे भी नहीं जा रहा, फिर रात भी होने को है। ऐसे में सफ़र करना उचित भी नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इसी पेड़ के नीचे रात काट लेते हैं, सुबह फिर सफ़र आरंभ करेंगे। वाह वाह, तुम कितने समझदार और अच्छे हो भाई तीसमार खां। लो, मैं तो यहाँ पसर गया और मैं यहाँ। कमबख्तों ने अच्छी जगह तो स्वयं घेर ली, अब मुझे घास विहीन स्थान पर सोना पड़ेगा। खैर, समझूंगा इनसे। फिर शीघ्र ही वहाँ तीनों के खर्राटे गूंजने लगे। लेकिन आधी रात को भूख के मारे तीनों की आंख खुल गई। हाय हाय, अब मुझसे और भूख सहन नहीं हो रही। हाय, मुझसे भी नहीं हो रही। लेकिन इस भयानक जंगल में खाना आएगा कहाँ से, जबकि हमारे पास तो इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाय, मेरा बस चलता तो मैं घास खाकर ही पेट भर लेता, लेकिन यहाँ तो हरी घास भी नहीं है, सारी घास सूखी हुई है। भाई तीसमार खां, तुम हम सब में सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो, तुम ही कोई उपाय सुझाओ ना, वरना भूख के मारे मेरा यहीं दम निकल जाएगा और तुम दोनों यारों को बीच में छोड़ मैं बद्रीनाथ यात्रा की जगह परलोक की यात्रा पर चला जाऊँगा। यार, अब मैं क्या उपाय सुझाऊं? भूख के मारे मेरी खोपड़ी तो पहले ही चकराई हुई है। आह, तो क्या हम तीनों यहीं भूख से दम तोड़ देंगे? अरे ठहरो, जरा अपनी अपनी पोटली टटोलो, देखो शायद उनमें कुछ बचा हो। मेरी इस पोटली में तो आधी मुट्ठी कच्चे चावल ही शेष रह गए हैं, और मेरे पास यह आधी छटांग के लगभग चीनी ही शेष बची है। फिर तो बन गया काम। मेरे पास डिब्बे में दूध बचा है, हम इससे आसानी से खीर बना सकते हैं। वाह, यह हुई ना बात। फिर फटाफट तीनों ने सूखी लकड़ियां एकत्रित की और आग जलाकर खीर की हंडिया उस पर चढ़ा दी। आहा, क्या प्यारी सुगंध निकल रही है। अरे चुप रह, इस सुगंध को सूंघकर तो मेरे पेट में चूहे और बुरी तरह से उछलने लगे हैं। खीर तो बन रही है, लेकिन इतनी थोड़ी खीर से तो एक चिड़िया का भी पेट नहीं भरेगा, जबकि हम तीनों पेटू हैं। कुछ देर बाद, लो भाई, खीर तैयार हो गई। अरे भाई, तो देर किस बात की है, जल्दी से हंडिया को नीचे उतारो और खीर के 3 बराबर हिस्से कर दो। क्यों भाई लाल भुजक्कर? बिल्कुल भाई। लो, हंडिया तो उतर गई, लेकिन यारो, खीर तो एक आदमी के लायक भी नहीं है, फिर उसके 3 हिस्से कैसे करूं? आए देखो दोस्तों, खीर इतनी थोड़ी है कि हम में से एक ही व्यक्ति का पेट बड़ी मुश्किल से भर सकता है। यदि हम इसके 3 हिस्से करेंगे तो हमारा खाना या न खाना एक ही बराबर होगा, यानी हम तीनों फिर भूखे के भूखे ही रहेंगे। फिर क्या उचित यही होगा कि इस पूरी खीर को हम तीनों में से कोई एक खा ले, ताकि कम से कम एक का तो पेट भर जाए। कहते तो तुम ठीक हो यार, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम तीनों में से किसे इससे खाना चाहिए, इसका फैसला कैसे होगा? अरे दोस्तों, इसमें फैसला करने की क्या ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों मुझसे ज़्यादा दरियादिल हो, इसलिए सारी खीर तुम दोनों मुझे ही खाने दोगे। क्या? देखो भाई तीसमार खां, इस तरह हम लोगों में कोई फैसला नहीं होने वाला। कोई ऐसी युक्ति निकालो कि सारी खीर एक ही व्यक्ति को मिले, लेकिन सही व्यक्ति को खाने को मिले। बिल्कुल, वरना मैं भी सारी खीर अकेले खाने का हक रखता हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों से ही छोटा हूँ। तीनों में काफ़ी देर तक बहस होती रही। फिर किसी विचार के दिमाग में आते ही तीसमार खां बोला, सुनो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। भोर होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। हम ऐसा करते हैं कि तीनों सो जाते हैं।
इस बचे खुचे समय में हम में से जो कोई भी सुंदर सपना देखेगा वही इस सारी खीर को खाने का हकदार होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। मुझे भी। भूख के मारे तीनों को भला नींद तो क्या आती, लेकिन फिर भी वे सोने का अभिनय करने लगे। कमबख्त नींद तो आ नहीं रही, लेकिन इन्हें कोई न कोई अच्छी सी कहानी तो सुनानी ही पड़ेगी। सुबह उठकर इन्हें कोई ऐसी कहानी गढ़कर सुनानी होगी जिससे सारी खीर मुझे खाने को मिल जाए। इन दोनों से मैंने सपने की बात कह तो दी, लेकिन मुझे सुबह तक कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी कि सारी खीर मेरे हिस्से में आ जाए। उफ, पेट में चूहे कितनी बुरी तरह से उछल कूद कर रहे हैं। अरे वाह, आ गई एक तरकीब और उसके साथ ही एक शानदार सपना भी। सुबह सबसे पहले ठन ठन गोपाल की नींद टूटी। अरे दोस्तों, सवेरा हो चुका है, जल्दी से उठो और अपने अपने सपने के बारे में बताओ। तीसमार खां और लाल भुजक्कड़ अक पकाकर उठ बैठे। ओह, सुबह हो गई। आहा, मैंने कितना सुंदर सपना देखा है। अरे भाई, सुंदर सपना तो मैंने भी देखा है, लेकिन तुम अपना सपना सुनाओ तो सही। सर्वप्रथम लाल भुजक्कड़ ने ही अपना सपना सुनाना शुरू किया। तो सुनो, मैंने सपने में देखा कि एक राजा शिकार खेलता हुआ इधर से निकला और मुझे देखकर वह प्रसन्न हो उठा। वाह, कितना रूपवान नौजवान है। चेहरे पर छाया देखकर तो लगता है यह पराक्रमी और बुद्धिमान भी है। हम इसी नौजवान को अपना दामाद बनाएंगे। सेनापति जी, आप पहले नंबर पर जो नौजवान सोया हुआ है उसे चुपचाप जगाइए और राजमहल ले आइए। हम इससे अपनी बेटी का विवाह करेंगे और इसे अपने देश का भावी राजा बनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। सेनापति ने मुझे चुपचाप जगाया और सब कुछ बताकर राजमहल ले गया। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? जी, लाल भुजक्कड़ महाराज। सुनो बेटा, हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह विवाह मंजूर है? महाराज की आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूँ महाराज। मुझे यह विवाह स्वीकार है, परंतु विवाह से पहले मैं पेट भर भोजन करना चाहता हूँ। सेनापति जी, जाइए और सेवकों से कहकर हर प्रकार का भोजन व व्यंजन जो हमारे शाही रसोई घर में पका व बना है, इनकी सेवा में हाजिर कीजिए। जो आज्ञा महाराज। और दोस्तों, कुछ ही देर में मेरे सामने किस्म किस्म के व्यंजनों से सजी थालियां लग गई और मैंने वर्षों बाद खूब पेट भरकर भोजन किया। उसके बाद मैं खूब मजे से सोया। अगले दिन ही महाराज ने मेरा विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया। आहा, राजकुमारी यानी मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी, यह मैं तुम्हें क्या बताऊं। यदि तुम दोनों मेरे सपने में आकर देखते तो जरूर मेरे भाग्य पर चलते भूनते। और दोस्तों, मैंने देखा एक दिन महाराज का देहांत हो गया और मैं राजा बना दिया गया। बस तभी ठनठन भाई ने मुझे जगा दिया और मेरा सपना टूट गया। यह भी भला कोई सपना था? अरे तो भाई, तुम भी सुना दो ना अपना सुंदर सपना। तो सुनो, मैंने सपने में देखा कि तुम दोनों मस्ती से सो रहे हो और मैं भूख और प्यास से छटपटा रहा हूँ। आहा, भूख, हाय, पानी। हे ईश्वर, मेरी मदद कर, मुझे कुछ खाने और पीने को दे। हे माँ, यदि मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो आज मुझे उस पुण्य का फल दे, वरना मेरे प्राण ले ले। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मेरा इतना कहना था कि माता लक्ष्मी जी मेरे सामने प्रकट हुई। आहा, माता तुम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। सदा सुखी रहो बेटा। बोलो बेटा, तुम मुझे क्यों दुखी मन से याद कर रहे थे? क्या कष्ट है तुम्हें? माँ, तुम्हारा यह बेटा बहुत भूखा है, कुछ खाने को दो माँ। तुरंत माता लक्ष्मी ने अपना हाथ धरती की ओर किया और उनके हाथ से तरह तरह के व्यंजनों से सजी थालियां निकलकर धरती पर मेरे सामने सजने लगी। आहा! फिर माँ ने स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन कराया। काश वह दृश्य तुम देखते तो समझते कि मैंने तुम दोनों से कितना अधिक पुण्य किया था। लो बेटा, खूब पेट भर कर खाओ। तुम कितनी अच्छी हो माँ। पेट भर खाना खिलाने के बाद माता ने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझे बताओ बेटा। माँ, हम तीनों इस गरीबी की ज़िंदगी से ऊब चुके हैं। रोज़ रोज़ इस पेट के लिए सोचना पड़ता है। हमारे लिए कुछ ऐसा करो माँ कि हमें खाने पीने का कभी कोई कष्ट न रहे और हम आनंद से अपना सारा जीवन व्यतीत कर सके। मैं ऐसा कर सकती हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोनों दोस्तों के लिए नहीं। ऐसा क्यों माँ? इनके लिए भी कुछ करो ना, आखिर ये दोनों मेरे दोस्त हैं और भूखे पेट सोए हैं। बेटा, ये दोनों स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात सोचते हैं। फिर इन्होंने आज तक ना कोई पुण्य का काम किया है और ना ही मुझे कभी याद किया है।
इसलिए मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, तुमने मुझे याद किया है, इसलिए तुम्हारे लिए अवश्य कुछ करूँगी, लेकिन सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए तुम्हें इनका साथ छोड़ना होगा। यदि ऐसी बात है माँ, तो मैं इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरा जीवन सुखमय बना दो। क्या कहा? तूने माँ से ऐसा कहा? अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रों को छोड़ देना चाहा? अरे पहले मेरी बात तो सुनो कि ऐसा मैंने क्यों कहा। जल्दी बोलो, तुमने ऐसा क्यों कहा, वरना हम दोनों मार मार कर तेरा कचूमर निकाल देंगे। अरे दोस्तों, मैंने ऐसा तुम दोनों की भलाई सोचकर ही कहा था। मैंने सोचा था माता की बात इस समय मान लेना ही उचित होगा। एक बार सुख की दौलत हाथ लग जाए, फिर मैं अपने दोनों दोस्तों को भी उस सुख में शामिल कर लूँगा। और मेरे हाँ कहने पर माता मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। माता, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? परियों के देश, वहाँ तुम जीवन भर आनंद से रहोगे। आहा, परियों के देश, वहाँ तो आनंद ही आनंद होगा। माता जब मुझे परियों के देश लेकर पहुँची तो वहाँ हमारा भव्य स्वागत हुआ। माता परी रानी से बोली, परी रानी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस बेटे को अपने पास रखो और इसे कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दो। ऐसा ही होगा माँ, आप निश्चिंत रहे। वैसे भी माँ, हमें आपका बेटा पसंद है। यदि आप आज्ञा करें तो हम अपनी शहजादी का विवाह आपके बेटे के साथ कर दें। आहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रानी। मैं तुमसे प्रसन्न हुई, इसलिए आज से हमेशा मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।